हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 एग्ज़ाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन जो इस पोस्ट पे जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, तो उस पे जो मतलब किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन पे आधारित क्वेश्चन, ओके, उस क्वेश्चन पे आधारित क्वेश्चन जिस तरह पूछे जाते हैं, उस पे हम जीके जीएस का क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज नंबर 18 होगा। देखिए, टेस्ट सीरीज नंबर 1 से 17 तक जो स्टडी विथ क्रेजी गुरु जो चैनल है उस पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप वो भी जाके वीडियो देख लीजिए। और ये है टेस्ट सीरीज नंबर 18। ओके, तो चलिए, तो ये क्या है, बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन पूछे, मतलब इसी तरह पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ओके, तो चलिए, इससे पहले बता दूं कि देखिए, यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो क्या करना है, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए क्लास को। ओके, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, इस जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको जीके जीएस का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है ना, जीके जीएस का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, इंग्लिश का भी चल रहा है। ओके, इंग्लिश का भी चल रहा है, मैथ का भी चल रहा है, और रीजनिंग का भी चल रहा है। ओके, तो चारों टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, चारों टेस्ट सीरीज आप देखिए। चलिए, और बता देते हैं आपको। देखिए, डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 एग्जाम में आपको नंबर ऑफ जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से मैक्सिमम 20 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से आएगा। जीके जीएस मतलब जनरल अवेयरनेस से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा वहाँ पे, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश से आएगा। ओके, तो कितना महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाते हैं। ओके, तो आप लोग अभी से तैयारी पर भिड़ जाइए, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम ले ही लेगा, क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम नहीं है जो मतलब एग्ज़ाम का डेट बढ़ाते रहता है। इसका एक टाइम शेड्यूल होता है, वो आपको मार्च में एग्ज़ाम ले ही लेगा। ओके, चलिए, तो आज का हम क्वेश्चन पे आते हैं। और उससे पहले बता दें, देखिए, आपको यदि ई बुक लेना है तो ये नंबर आपको दिया हुआ है ना, 7564864459। तो इस पर आपको क्या करना है, 70 रुपीज़ का पेमेंट करना है, और एक पासवर्ड, कोई भी आप अपना कोई भी पासवर्ड लगा के व्हाट्सएप पे क्या करना है, सेंड कर दीजिए। उसके बाद आपको ई बुक भेज दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इतना चलिए समझ गए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। करेंट अफेयर आपको बताए थे ना, 20 से 30% क्वेश्चन कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा तो उसमें वेटेज किसका हो जाता है, करंट अफेयर का होता है। तो जब एग्जाम आएगा तो उससे पहले हम मतलब करंट अफेयर जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर मतलब आपको डिस्कस करूंगा। ओके, चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का, WTA चेन्नई ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है, देखिए, WTA चेन्नई ओपन है ना, WTA चेन्नई ओपन का एकल खिताब किसने जीता है। तो देखिए, क्या है, लिंडा फू विर्टोवा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, तो किसको हराया, तो किसको हराया देख लीजिए यहाँ पे, मैगडा लिनेट को, मैगदा लिनेट को हराया। ओके, और तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो बोले सर एक मतलब कब से कब तक हुआ था। देखिए, जो WTA चेन्नई ओपन 2022 हुआ था 12 सितंबर से, ओके, 12 सितंबर से 18 सितंबर 2022 तक हुआ था। कब, 12 सितंबर से 18 सितंबर 2022 तक खेला गया था। ओके, और देखिए, ये जो है 14 वर्षों में आयोजित होता है भारत में। ओके, 14 वर्षों में आयोजित होता है। तो इससे पहले कब हुआ था, देखिए, इससे पहले 2008 में हुआ था। ओके, समझ गए ना, 2008 में हुआ था। उसके बाद आपको 14 वर्ष बाद 2022 में हुआ। कब हुआ, 2022 में हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो इतना समझ गए। तो आपको बता दें, इससे भी मतलब आप जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो इनके बारे में भी देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कौन सा स्टेट से बिलोंग करते वो भी पूछ लेता है। तो देखिए, मैगडा लिनेट कहाँ से है, मैगडा लिनेट जो है चेक मतलब कहाँ से है, पोलैंड से है। मैगदा लिनेट जो है, लिनेट कहाँ से है, पोलैंड से है। ओके, उसके बाद देखिए, लिंडा क्या है, फू विर्तोवा, तो वो कहाँ से है, तो ये है चेक गणराज्य से। देखिए, चेक गणराज्य से है। ओके, इतना समझ गए ना, चेक गणराज्य से है। उसके बाद देखिए, नतेला जालामीजे कहाँ से है, तो ये रसिया से है। देखिए, कहाँ से है, रसिया से है। ओके, उसके बाद देखिए, गैब्रिएला क्या है, ड्रावोस के, तो वो कहाँ से है, तो वो है कनाडा से। कहाँ से है, देखिए, कनाडा से है। तो ओके फ्रेंड्स, इतना समझ गए ना।
ऑप्शन ए में जो मैग्दा लिनेट है वो हार गई, किससे? लिंडा फुविर्टोवा से हार गई, किस में? WTA चेन्नई ओपन में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। WTA चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? एकल खिताब किसने जीता? लिंडा फुविर्टोवा का। और देखिए इनका उम्र मात्र कितना है, देख लीजिए 17 वर्ष है। देखिए वो है ना 17 वर्ष है। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में पहली बार नागा मिर्च महोत्सव 2022 का आयोजित किया गया? तो कहाँ, आप समझते हैं ना, नागा मिर्च मतलब नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में। मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इतना समझ गए ना, कहाँ पे? नागालैंड में। तो चलिए थोड़ा सा और फेस्टिवल वहाँ का देख लेते हैं, है ना, कहाँ का? नागालैंड का फेस्टिवल आप देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। यदि आप एसएससी का एग्जाम देते होंगे तो आता है ना, जैसे मैं आपसे कभी भी एसएससी का एग्जाम दीजिएगा तो क्वेश्चन हरे मतलब क्या है कि जब भी पेपर लेता है तो ये क्वेश्चन आएगा, नागालैंड का जो फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, कौन? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। और अभी देखिए ट्रेंडिंग में अभी ये क्वेश्चन ऐसे आता है, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। और कितने दिन तक चलता है? तो देखिए 10 दिनों तक चलता है। देख लीजिए ये जो है 10 दिनों तक चलता है। और अभी 2022 में कब से कब तक मनाया गया? तो देखिए 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, मतलब 10 दिन तक हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाया गया। इतना समझ गए ना। उसके बाद देखिए नागालैंड में एक फसल उत्सव है, उसका नाम क्या है? देखिए यमसे फसल उत्सव जो है कहाँ का है? तो मतलब नागालैंड का है। उसके अलावा और देख लीजिए, एक दो याद कर लीजिए, क्या करना है? नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्या है? आओलेंग महोत्सव कहाँ का है? आओलेंग महोत्सव नागालैंड का है। और क्या है? मोआत्सी मोंग महोत्सव भी नागालैंड का है। ओके, इतना समझ गए ना नागालैंड के बारे में। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो नागालैंड के बारे में बता दिए, तो थोड़ा नागालैंड का सीएम भी देख लीजिए। तो उससे पहले बता दे, देखिए नागालैंड का जो कैपिटल है कहाँ पे है? कोहिमा। नागालैंड का कैपिटल कहाँ है? तो कोहिमा। ये सब रीजनिंग में दीजिएगा ना, तो रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है ना। जैसे में पूछ देगा क्वेश्चन कोई भी ऑप्शन दे देगा, उसके बाद आपसे पूछ देगा नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पे है? कोहिमा में है। ओके, उसके बाद वहाँ का सीएम कौन है? नागालैंड का सीएम है कौन है? नेफियो रियो। कौन है? नेफियो रियो। और वहाँ का गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है कौन? जगदीश, है ना, जगदीश मुखी। जगदीश मुखी कहाँ का? नागालैंड का गवर्नर है। तो चलिए इतना समझ गए, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो किस राज्य में रखी है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में रखी है। तो आपको बताया ना, अभी देखिए हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ है, तो वहाँ का अभी सीएम कौन बने हैं? हिमाचल प्रदेश के सीएम अभी कौन बने हैं? देखिए कोई भी क्वेश्चन मतलब कोई भी पेपर में अभी जो लेटेस्ट कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें क्वेश्चन छपे जाएंगे वहाँ से। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और वहाँ का गवर्नर कौन है? तो देखिए गवर्नर वहाँ का कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कौन? देखिए राजेंद्र, है ना, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, इतना समझ गए। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश के कौन है? राज्यपाल है। तो इतना आपको बता दिए ना। तो देखिए ये जो मतलब क्या है, बल्क ड्रग पार्क है, उसका आधारशिला किसने रखा? आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। तो पीएम प्रधानमंत्री पीएम प्रधान जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखा गया था। और देखिए 1923 करोड़ का, देखिए 1923 करोड़ का ये जो क्या है, 1923 करोड़ इसमें लागत की बनेगी। कौन? बल्क ड्रग पार्क। उसमें से जो मतलब 1000 करोड़ रुपया होगा वो केंद्र सरकार देगा, और 923 करोड़ जो राज्य सरकार कौन? राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश का जो राज्य सरकार है वो वहन करेगी। ओके, इतना समझ गए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और कौन सा जिला में है? देखिए इसे भी पहले आपको बता दें। देखिए हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में बनेगा। कहाँ पे आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है। मतलब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब फोर्थ क्वेश्चन है। देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में
26 बौद्ध गुफाओं की सूची दी है। यह किस राज्य में है? तो आप जानते हैं ना, ये टाइगर रिजर्व है, तो यह किस राज्य में है बांधवगढ़? तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन है, कहाँ है? भोपाल है। और सीएम आप जानते हैं ना, शिवराज सिंह चौहान है। ओके, तो चलिए आपको थोड़ा-सा मध्य प्रदेश के बारे में और जानकारी दे देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में। तो देखिए ये कहाँ पे है? तो उमरिया जिला, देखिए मध्य प्रदेश को उमरिया जिला आप जानते होंगे, तो उमरिया जिला में ये है। ओके, और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 437 किलोमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 437 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, और देखिए बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है 1968, ठीक है, 1968 में राष्ट्रीय उद्यान जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका दर्जा दिया गया था। ओके, नेशनल पार्क का जो दर्जा दिया गया, कब दिया गया था? 1968 में। ओके, उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है उसमें से कौन सी जो एक नदी है वो वहाँ से मतलब अभयारण्य से बीचों बीच निकलती है। अभयारण्य से कौन सी नदी निकलती है? तो क्या नाम है उसका, क्या नाम है? चरण गंगा नदी। देखिए ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसे मतलब पेपर सॉल्व, जब क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं ना आप, तो क्वेश्चन इस तरह सॉल्व कीजिए। ओके, तब तो इससे क्या होता है कि आपको मतलब जी के जीएस याद रहेगा। ओके, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना समझ गए ना। हिमाचल प्रदेश कहते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में बता दिए। तो चलिए थोड़ा सा और देख लीजिए, टाइगर रिजर्व के बारे में जब चर्चा किए हैं तो मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं? देखिए 6 टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश में, 6 टाइगर रिजर्व हैं। ओके, तो कौन कौन है आप पूछिएगा कौन कौन है सर? तो देखिए कान्हा कान्हा है, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच है, सतपुरा है, पन्ना है। ओके, आपको बांधवगढ़ बता दिए, और संजय दोबरी है। मतलब 6 बता दिए ना, कान्हा, पेंच, सतपुरा, पन्ना, बांधवगढ़ और संजय दोबरी। चलिए, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विषाणु एक विषाणु जो बैक्टीरिया को खाता है वह क्या है? तो बैक्टीरिया को खाता है, तो ऑप्शन समझ गए ना। देखिए यहाँ बैक्टीरिया को खाता है तो क्या है? बैक्टीरियोफेज है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो एक विषाणु जो बैक्टीरिया को खाता है वह क्या है? बैक्टीरियोफेज है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो थोड़ा सा और इसके बारे में विशेष जानकारी ले लेते हैं, है ना। 35 का देख लीजिए, आपको बता दिए ना। देखिए बैक्टीरियोफेज मतलब वह विषाणु जो बैक्टीरिया को खाता है बैक्टीरियोफेज कहलाया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए जीवाणु जो होता है एक कोशिकीय जीव है, एक ही कोशिका से बना होता है। कौन? जीवाणु। तो जीवाणु क्या है? एक कोशिकीय जीव है, मतलब एक कोशिका से ही बना होता है। तो जीवाणु के बारे में समझ गए। चलिए 35 का थोड़ा सा और देख लेते हैं, मतलब इसका देख लीजिए। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। याद क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, जीवाणु का अध्ययन किससे किया जाता है? तो बैक्टीरियोलॉजी के द्वारा क्या किया जाता है? जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए एक बैक्टीरियोफेरेज एक प्रकार का क्या है? वायरस है, जो बैक्टीरिया को क्या करता है? संक्रमित करता है। ओके, उसके बाद देखिए उसके बाद है जो सर्विक्स कैंसर, हर्पिस एड्स, डेंगू बुखार, पोलियो चेचक, ओके, और चिकन पॉक्स आदि क्या है? वायरस जनित रोग है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन वायरस जनित रोग नहीं है? तो 3 ऑप्शन जो देगा वो वायरस जनित नहीं होगा, और एक ऑप्शन आपको देगा जो वायरस जनित रोग होगा। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो याद कर लीजिए कौन कौन वायरस जनित रोग कौन कौन है? सर्विक्स कैंसर, हर्पिस एड्स, डेंगू बुखार और पोलियो चेचक और चिकन पॉक्स क्या है? वायरस जनित रोग है। ओके, उसके बाद देखिए टाइफाइड बुखार, हैजा, टेटनस, टीबी, टीबी को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्षय रोग बोला जाता है। एंथ्रेक्स हो गया, डिप्थीरिया हो गया, जो ईटीसी सब क्या है? जीवाणु जनित रोग है। तो आपको याद रख लेना। देखिए जीवाणु जनित रोग और वायरस जनित रोग, ये दोनों को आप क्या कीजिए? पेन डाउन कर लीजिए, एक पेज में लिख लीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा? डाउट क्लियर हो जाएगा। 1 से 2 बार आप देख लीजिए, डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है? निम्नलिखित आहार श्रृंखलाओं में से कौन सी आहार श्रृंखला मनुष्य को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करेगी? ओके, तो यहाँ पे आधार श्रृंखला दिया हुआ है, तो बोला है जो मनुष्य को, ओके, मनुष्य को अधिकतम ऊर्जा
अधिकतम ऊर्जा किसे प्राप्त होगी? तो देखिए, सूक्ष्म जलीय पादप, उसके बाद सूक्ष्म जलीय जंतु और मछली, उसके बाद मनुष्य। मतलब ऑप्शन नंबर जो इसका 36 का होगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। 36 का देख लीजिए, आपको बता दिए, ये तो बताए ना सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्राप्त होगी आपको बता दिए। उसके बाद देखिए, हरे पौधों को देखिए उत्पादक वर्ग में क्वेश्चन पूछ देता है, उत्पादक वर्ग में किसे रखा जाता है? तो हरे पौधों को, उत्पादक वर्ग में हरे पौधों को रखा जाता है। उसके बाद देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता वह होते हैं जो हरे पौधे को क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। हरे पौधों को जो अपना भोजन बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। और हरे पौधे को उत्पादक वर्ग में रखा जाता है। इतना समझ गए? उसके बाद देखिए, द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? जो प्राथमिक भोजन को अपना भोजन बनाते हैं वो क्या कहला जाते हैं? तो वो द्वितीयक उपभोक्ता कहला जाते हैं। ओके, उसके बाद देखिए, भोजन का मतलब फूड बोलिए, इंग्लिश में बोलते हैं ना फूड, 10% जो ऊर्जा में हस्तांतरित होता है। तो यदि आप खाना खाते हैं तो क्या होता है? 10% जो मतलब एनर्जी होता है वो क्या होता है? हस्तांतरित होता है। ओके, भोजन का 10% एनर्जी हस्तांतरित होता है। तो 36 का आपको बता दिए ना, 36 का ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। देखिए, ये VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक आते ही रहते हैं इस तरह। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन क्या है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति किसके अपघटन से क्या होती है? किसके अपघटन से निकलती है? तो किसके अपघटन से? वाटर मोलिक्यूल से, मतलब वाटर अणु। मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ओके, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति किसके अपघटन से निकलती है? तो किससे? मतलब जो जल अणु, मतलब H2O होता है ना जल, तो ये ऑक्सीजन है ना यहाँ, तो किसके किसके अपघटन से निकलती है? तो जल अणु से। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, 37 का थोड़ा देख लीजिए। देखिए आपको बताए ना, देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में जो मतलब ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति जल अणु के अपघटन से निकलती है। इतना समझ गए? उसके बाद देखिए, प्रकाश संश्लेषण से निकलने वाली ऑक्सीजन की प्राप्ति जल से होती है। किससे होती है? तो जल से होती है। आपको बताया तो क्या सूत्र होता है जल का? H2O होता है। क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है वाटर का? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ओके, उसके बाद देखिए, और CO2 का क्या होता है? उपचयन होता है। ओके, इतना समझ गए? उसके बाद देखिए, सबसे अधिक जो प्रकाश संश्लेषण होता है किस में होता है? तो लाल रंग में, मतलब रेड कलर में होता है। तो इसको याद रखिएगा, ये VVI है। जो लाल रंग में है जो प्रकाश संश्लेषण होता है सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक घटक है कौन कौन है? क्लोरोफिल है, CO2 है। ओके, क्लोरोफिल, CO2, वाटर और सनलाइट है। क्या क्या? क्लोरोफिल हो गया। ओके, क्लोरोफिल हो गया, उसके बाद वाटर हो गया, CO2 हो गया और सनलाइट हो गया। ओके, तो ये याद रखिएगा। ओके, ये क्वेश्चन याद रखिएगा आपको। तो 37 का आपको बता दिए ना, 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन है? आप समझ गए होंगे कौन है? सऊदी अरब है। कौन है? सऊदी अरब है। मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। जो खनिज तेल बोलिए, इसको इंग्लिश में पेट्रोलियम बोलते हैं। तो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा जो उत्पादक करता है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है सऊदी अरब है। सऊदी अरब है। तो 38 का आपको बता दिए। चलिए उसके बाद देखिए, कच्चे तेल। देखिए कच्चे तेल बोलेगा ना, कच्चे तेल का सबसे बड़ा कहाँ पे? भंडार। देखिए एक उत्पादन मतलब क्या है? जो उत्पादन करता है, और भंडारण मतलब क्या है? वहाँ पे संग्रहित रहता है कोई जगह पे। तो कच्चे तेल का यदि आपको सबसे बड़ा भंडार पूछे तो वेनेजुएला है। एक क्वेश्चन भी आई है। ओके, उसके बाद देखिए, कोयला हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया। तो उसके उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? चाइना का है। किसका है? चाइना का है। ओके, चाइना का किसका किसका है? जो चीन का है, मतलब चाइना बोलिए। तो क्या का है? कोयला, चावल, गेहूं में प्रथम स्थान है। ओके, और दूध में किसका प्रथम स्थान है? तो अपना देश इंडिया का है। चलिए तो देख लेते हैं थोड़ा सा और देख लीजिए, केला, मसाला, दूध और अभ्रक में किसका स्थान है? तो किसका है? इंडिया का है। ओके, उसके बाद देखिए, टीन में किसका है? टीन में मलेशिया का है प्रथम स्थान। टीन में मलेशिया। कॉफी में तो आप क्वेश्चन VVI क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन आते रहता, आप जानते ही होंगे। कॉफी में आपका है ब्राजील, तांबा में है चिली,
प्राकृतिक गैस किसका है? रसिया। प्राकृतिक गैस में प्रथम स्थान रसिया, यूरेनियम में कजाकिस्तान, और चांदी में हो गया मैक्सिको, और सोना में हो गया चाइना। ये जो है VVI है। ये आप एक बार पेन डाउन कर लीजिए और उसको क्या करना है, उसको देखते रहिएगा, 1-2 बार याद हो जाएगा। तो चलिए, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका तो बता दिए 38 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है, लेकिन जो उच्चतम न्यायालय मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसे मौलिक अधिकार मतलब बताया है। तो कौन सा? अस्थाई आवास का अधिकार। ओके, देखिए अस्थाई आवास का क्या अधिकार। ओके, तो चलिए आप थोड़ा सा मौलिक अधिकार के बारे में देख लीजिए। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स है। और कौन सा आर्टिकल में है? तो जो कौन सा पार्ट में है? देखिए पार्ट 3 में, मतलब भाग 3 में है, पार्ट 3 हो गया। और आर्टिकल हो गया, आर्टिकल कितना है? 12 to 35, 12 to 35। ओके, इतना समझ गए ना। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो पार्ट 4 में है, और आर्टिकल 36 से ये कब है? आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक है। तो इतना समझ गए ना। ये क्वेश्चन भी आई है, क्वेश्चन आते रहता है। तो इतना समझ गए ना। तो मौलिक अधिकार में जीवन का अधिकार है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता वो भी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आरक्षण ये भी है। आर्टिकल कितना में? आर्टिकल 19 में है ना। आर्टिकल 19 में है। और अस्थाई आवास का अधिकार जो है किस में? मौलिक अधिकार में मतलब हटा दिया गया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकार का क्या है मतलब भाग बताया है। इतना समझ गए ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। देखिए आपको तो अभी बता ही दिए, कौन जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में है, और आर्टिकल 12 से 35 में है। ओके, चलिए और देख लेते हैं। उसके बाद देखिए आर्टिकल जो 19 है ना, उसमें 6 स्वतंत्रता आपको दिया गया है। पहले 7 था। ओके, पहले 7 था, लेकिन जो देखिए ये जो है ना जो 6 मतलब 6 पॉइंट में क्या था, एफ वाला जो था, संपत्ति रखने का स्वतंत्रता था, उसको खत्म कर दिया गया है। ओके, संपत्ति रखने का जो स्वतंत्रता था उसको खत्म कर दिया गया, और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और आर्टिकल 300A में रखा गया है। कौन? 300A में रखा गया है। ओके, तो देखिए अभी हम मध्यकालीन भारत पढ़ा रहे हैं, उसके बाद मॉडर्न पढ़ाएंगे, उसके बाद एंशिएंट पढ़ाएंगे, और उसके बाद पॉलिटी पढ़ाएंगे। तो उसमें हम विशेष चर्चा करेंगे इस पे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बारे में समझ गए ना। अब जो आर्टिकल एफ को छोड़ के जो आर्टिकल 5A हो गया और एक हो गया 6, तो इसके बारे में देख लीजिए क्या क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो देखिए प्रेस की स्वतंत्रता, देखिए 19A में क्या बोला गया है? प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी बोल सकते हैं, आपको ये स्वतंत्रता दिया गया है। ओके, उसके बाद देखिए बी में क्या गया? 19 के बी में क्या बोला गया है? बिना हथियार के, मतलब आपके पास हथियार नहीं होना चाहिए। ओके, शांतिपूर्ण सभा करने का स्वतंत्रता, मतलब आप शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं। ओके, इतना समझ गया। 19B में बोला गया है। 19C में क्या बोला गया है? संघ या समूह बोलिए। क्या? संघ बोलिए या समूह बोलिए। ओके, संघ बोलिए या समूह बोलिए। तो समूह या संघ बनाने की आपके पास क्या है? स्वतंत्रता है। उसके बाद देखिए आर्टिकल डी मतलब 19D में क्या दिया गया है? किसी भी क्षेत्र में, मतलब भारत के किसी भी राज्य में आप घूम सकते हैं। क्या? भारत के किसी भी राज्य में आप घूम सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए 19E में क्या बोला गया है? किसी भी क्षेत्र में घर बनाने या बसने की स्वतंत्रता, मतलब आप किसी भी स्टेट में, यूपी हो गया, बिहार हो गया, MP हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कहीं भी आप बस सकते हैं। ओके, और या घर बना सकते हैं। इतना समझ गए। और आर्टिकल ई में ई बता दिया आपको। और आर्टिकल एफ क्या है? यदि आप कहीं बसिएगा तो कैसे बचिएगा? आपके पास पैसा रहेगा तब ना, है ना। आपके पास पैसा रहेगा तब ना बचिएगा। तो इसीलिए व्यापार या जो आजीविका जीने का जो मतलब जीविका चलाने की जो स्वतंत्रता है आपके पास है। कहीं भी आप रोजगार कर सकते हैं, कहीं भी आप क्या करते हैं जीविका मतलब जीवित रहने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना। तो कहीं रोजगार कीजिए, कहीं कोई भी काम, कोई मतलब कोई भी कर्मचारी हो गया, कहीं पे फैक्ट्री में काम करते हैं, हो समझ गए इतना। तो आपको बता दिए स्वतंत्रता जो है, जो स्वतंत्रता आपको मौलिक अधिकार में दिया गया है। तो 19 आर्टिकल 19 में दिया गया है। और उसका जो पार्ट है, कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट है। तो 6 पार्ट के बारे में आपको डिस्कस कर दी ना, 5A एक 6, पहले 7 था। तो जो संपत्ति रखने का स्वतंत्रता था उसको
क्या बना दिया गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसको आर्टिकल 300A में रख दिया गया। तो ओके फ्रेंड्स, इतना समझ गए ना। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह पढ़े जाते हैं। चलिए आज का मतलब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, तो देखिए विशेष आहरण अधिकार SDR कहते हैं कि सुविधा किस में उपलब्ध है, तो किस में उपलब्ध है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब क्या, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, तो IMF के बारे में देख लीजिए। तो बोलिए सर इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 27 दिसंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन 1945 में हुआ था। तो ये जो है VBI है, याद रखिएगा। इस जो IMF का जो स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। ओके, और इसका हेड क्वार्टर पूछ देगा, तो हेड क्वार्टर कहाँ है, USA में है। हेड क्वार्टर USA में है, वाशिंगटन DC में है, याद रख लीजिएगा। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को स्थापना हुआ और हेड क्वार्टर USA में है। इतना फिर समझ गए। उसके बाद आपसे पूछ देगा जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो अभी है वर्तमान में कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्वेश्चन एकदम VBI, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ओके, तो चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, 40 का देख लीजिए, आपको बता दिए, इतना तो सब बता दिए। उसके बाद देखिए विश्व बैंक, जानते हैं ना विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1940 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, USA में ही है, वाशिंगटन DC में है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में ही है और दोनों का स्थापना 1945 ईस्वी में ही किया गया था। ओके, उसके बाद देखिए ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, मतलब एशियाई विकास बैंक, तो उसका जो स्थापना हुआ था 1966 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे, ADB का मुख्यालय मनीला में है। तो ये भी VBI पॉइंट है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ओके, और ऑप्शन नंबर 40 का ये बता दिए ना, और अगला जो लेक्चर आएगा इसी तरह लेक्चर आते रहता है फ्रेंड्स। और आपको वीडियो लगे, यदि आपको लगता है कि नहीं मेहनत किया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। और PDF कैसे लेना है ई बुक का वो आप जानते ही हैं। ओके, तो चलिए फिर अगला वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।